अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोल्डन रिंग एंड आपका होस्ट आमिर अली। गोल्डन रिंग जैसा कि हम हर वीकली बताते हैं कि गोल्डन रिंग का मतलब क्या है। ये एक इकोनॉमिक फोरम है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को कंबाइन किया जा सकता है, इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और दुनिया की एक बहुत बड़ी जीडीपी का हिस्सा इसी जगह पे, इसी एक खित्ते में है। और इस खित्ते की ख़ास खूबी ये है कि ये कल्चरली बड़ा क्लोज है और इवन लैंग्वेज बैरियर्स भी उस तरह के ह्यूज नहीं हैं। इसके साथ साथ इस खित्ते में एक हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रही है, हमेशा सोसाइटीज़ की, लोगों की आना जाना। और बड़े अरसे से ये एक जो है ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेड का हिस्सा एक वक्त था कि वो इसी एरिया में होता था और शायद उस वक्त तो पूरी दुनिया की जीडीपी का शायद 70% इसी एरिया से जो है वो बिलोंग करता था। आज हम उसी एरिया पे बात करेंगे, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे हम म्यूचुअली एक दूसरे से ट्रेड करके मुख्तलिफ तरीक़ों से, नॉट ओनली ट्रेड बट आजकल का जो सबसे बड़ा सिनेरियो है दैट इज़ अ पावर। हर जगह पे एक ही चीज़ फैक्टर है एंड दैट इज़ अ पावर, क्योंकि पावर कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वैसे नहीं है। हम लोग आज भी फॉसिल एनर्जी पे यानी कि फ्यूल पे जा रहे हैं। और फ्यूल कहाँ पे है, गैसेस कहाँ पे है? गैसेस इसी एरिया में है, फ्यूल इसी एरिया में है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रिंग। और गोल्डन रिंग के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हमारे साथ आज हमारे वैल्यूएबल गेस्ट हैं सर हसनैन मिर्ज़ा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम के। और हम सर आपसे सवाल शुरू करेंगे बड़ा एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। अगर वो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हें अंडर वन ग्रिड कैसे नहीं ला सकते। मैं सवाल के शुरू में थोड़ी तमीद ये बांधूंगा कि जैसे आपके बिल्कुल 25-30 किलोमीटर वाखान की बॉर्डर के उस पार अगर ताजिकिस्तान है, तो ताजिकिस्तान में अगर पावर 2.5 सेंट 3 सेंट पर वॉट अगर है, अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ पे तो शायद बिजली इससे भी ज़्यादा सस्ती है। तो दिस इज़ नॉट एज फार अवे कि अगर हम इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं कि हम अपने खत्ते को इनके कल्चरली भी क्लोज समझते हैं और रीजनली भी क्लोज समझते हैं, तो व्हाई नॉट वी आर रेडी टू टेक दिस काइंड ऑफ एडवांटेज। इसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। थैंक यू आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट ये था कि जी हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या है, कैसे। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो वो सोर्स है जो कि फिक्स नहीं है। जैसे आपकी जिस तरह विंड है, सोलर है, और आपकी इवन अब तो हाइड्रो भी उसी में आता था, हमेशा से आता था, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसको अलग रखा गया था, लेकिन अब वो डाल दी है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और किसी हद तक कुछ लोग जो हैं वो न्यूक्लियर को भी कहते हैं, विच इज़ स्टिल डिबेटेबल थिंग। लेकिन कुछ सर्कल में उसको मानते हैं, कुछ सर्कल में उसको नहीं माना जाता। जो ऑयल एंड गैस बेस्ड आपके जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो आपके जो फॉसिल फ्यूल और भी जो है कोल भी है जिसमें, तो वो रिन्यूएबल में नहीं आते, क्योंकि वो डिप्लीट होते जाते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। तो इसलिए इनको जो न्यू हो सकते हैं वो आपका सोलर है, जिसमें सूरज मौजूद है, आपकी विंड मौजूद है, तो ये रिन्यूएबल इसलिए कहलाते हैं। पानी का भी जो था वो नहीं होता था कि जी नहीं ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी बाद में चेंज हो गया कॉन्सेप्ट कि नहीं, इट इज़ आल्सो रिन्यूएबल, क्योंकि टिल द टाइम यू हैव वाटर, ग्लेशियर्स, रेन, तो इट इज़ रिन्यूएबल। दूसरा जो है आपने कहा कि जी हमारे नेक्स्ट डोर अक्रॉस वाखान कॉरिडोर, वहाँ बहुत सस्ती आपको एनर्जी अवेलेबल है। वहाँ पे यस आई एग्री, वहाँ पे अवेलेबल है और हमें वो लेनी चाहिए प्रॉपरली नेगोशिएट करके। वहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें बता दूँ। एक चीज़ तो ये है कि उनकी यहाँ बहुत बड़ी सरप्लस है पूरे सेंट्रल एशिया में और रशिया में इवन अपने एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसमें आपका ऑयल एंड गैस है, कुर्गिस्तान में हाइड्रो है। वहाँ पे आपको पता है ये सेंट्रल एशिया में जो चंद ममालिक हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्योर ड्रिंकिंग वाटर जिसे कहते हैं स्वीट वाटर के रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं, तो उससे वो हाइड्रो बना रहे हैं। बट स्टिल हाइड्रो उनके जो है वो बहुत छोटा फ्रैक्शन है उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के उसके अंदर। मेनली वो ऑयल एंड गैस को पर इन्हांस करते हैं।
जो कि उनका बहुत हिसाब है। और उसमें जिस तरह आपने कहा, इन सारे सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना इज़ मेनली कोल, इनके ऊपर ईरान आ गया, आपका टर्की है। इनकी अगर आप ये जो एनर्जी रिजर्व्स जो इनके पास मौजूद हैं या एनर्जी सोर्सेज जो हैं आपके, वो जब आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट दे टच 50% ऑफ द इंटायर एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। कहना आसान है 50%, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी की वजह से, और दूसरा उनके यहाँ जो सस्ती है, एक तो ये वजह है कि उनके पास मतलब मोर देन नेचुरल रिसोर्सेज मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा एक और वजह भी है जो हम थोड़ा उसको भूल जाते हैं जब हम नेगोशिएट करने लगते हैं, बैठते हैं। उनके पास, सेंट्रल एशिया में बात कर रहा हूँ, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ देयर स्टेशंस, मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं वो सोवियत दौर की बनी हुई हैं, विच मीन्स कि दे हैव ऑलरेडी पेड ऑफ देयर प्राइस, देयर कॉस्ट, प्राइस कह रहा हूँ, देयर कॉस्ट। तो इसलिए जो उनका यूनिट रेट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत लो है। एक तो उनका फ्यूल बहुत सस्ता हो गया था, उनके पास सरप्लस है, प्लस वो अपनी वैसे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पेड ऑफ हो चुका होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है मिर्जा साहब, मैं उधर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल ग्रिड, अगर हम एक पावर गवादर तक हम ले रहे हैं ईरान से और विद अ वेरी गुड प्राइस, कि हम आज भी चलें इस चीज़ को भूल जाएं कि हम गवादर से ले रहे हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि जो सरप्लस एनर्जी है वो सेल कर दी जाती है हमसाया ममालिक में, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी तो ममालिक हैं जिनसे इस तरह की फैसिलिटी लेके अपनी जो है, और वो ख़ास तौर पे वो IPPs जिनको एक हमारे सर पे बिठा दिया गया था, जिनकी वजह से 2200 अरब डॉलर शायद एनुअली ड्रेन हो रहा था और प्रोडक्शन ज़ीरो थी, और हमने कितने साल वो पैसे पे किए और करते गए और वो मुसलसल हमारा सर्कुलर डब्ट बनता गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बोझ बनता गया। तो क्या अगर ये नेशनल यानी कि एक कनेक्टिविटी हो जाती अगर, तो इसका पाकिस्तान को एक बड़ा लॉन्ग रन फ़ायदा हो सकता था। या आपने सही कहा, जिस तरह आपने कनेक्टिविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कनेक्टिविटी के बहुत से फॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी कनेक्टिविटी भी आती है। लोग कनेक्टिविटी समझते हैं सड़क और रेल और समथिंग लाइक दैट, नो, उसकी बहुत वाइड डेफिनेशन है, उसमें एनर्जी भी आती है। और इट्स अबाउट इन 2016 मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बुलाया था, उनका कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ मैंने एक रीजनल एनर्जी ग्रिड का पेपर प्रेजेंट किया था, जिसमें बात हुई थी, काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस हुई। तो रीजनल एनर्जी, जिस तरह क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड जिसे आप कहते हैं, जिसकी बेस पे रीजनल एनर्जी ग्रिड बनता है, वो ऑब्वियसली नई चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत सी जगहों पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, आपके सार्क में उन्होंने किया। हमने अभी तक इस तरफ हम गए नहीं, क्योंकि देखें जब तक हमारी ये प्रपोजल है फ्रॉम आवर थिंक टैंक कि आप रीजनल एनर्जी ग्रिड बनाएं। देखिए ना मिर्जा साहब, जब रीजनल रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, सी रूट कनेक्टिविटी है, BR है, अंडर व्हाटएवर ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो व्हाई नॉट इसमें एक हम ऐसे एलिमेंट को भी शामिल करें जो पाकिस्तान के लिए अभी तक एक प्रॉब्लमेटिक इशू था, और जिसकी वजह से मैं अपने नाज़रीन से ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो फ्लो ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि हमारे यहाँ पे जो पावर सेक्टर है, वो पावर फैक्टर जो है वो इतना एक्सपेंसिव था कि 18 सेंट 16 सेंट इसके इर्द गिर्द जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप किसी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके मुल्क में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाएगा, जबकि इस पूरे रीजन में जो बिजली है वो 6 सेंट 7 सेंट में बड़े आम अवेलेबल है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो वो एक इतना बड़ा गैप था, जिस गैप ने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को कभी फिल ही नहीं होने दिया, डिस्पाइट दैट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको लगता है कि अगर ये ऐसा आज से 20 साल 25 साल पहले हो गया होता तो आज हम एक डिफरेंट शेप पे होते? जी, आपका जो पार्ट 1 था क्वेश्चन का, उसमें आपने बात की कि जी हमारे पास क्यों नहीं है। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा इशू ये था कि हमने अपनी एनर्जी जो पॉलिसी है, हमारे पास अभी तक कोई यूनिफाइड एनर्जी पॉलिसी नहीं है। हमने उस वजह से हम बाहर देखते ही नहीं थे, हम बस आ रहा था, हमारा ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, हम लोग से कर रहे थे, कुछ हमारी थी। तो आपने जो बात की कि आपके चारों तरफ बहुत ही चीप एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो रीजन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो 10 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, और आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं ना रीजनल एनर्जी ग्रिड की, तो उसके अंदर आपकी पाइपलाइंस आती हैं, गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब आती है, इसका पूरा एक नेटवर्क होता है।
और उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक बेसिस है, वो ये है कि एट एनी वन टाइम इन द ईयर किसी न किसी मुल्क के पास कोई ना कोई एनर्जी रिसोर्स जो है वो सरप्लस में चल रही होती है, जहाँ पे कि उसको दूसरे मुल्क को जो है वो उसको उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ वो शॉर्टफॉल होती है। और बाय द वे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन दिस एंटायर रीजन, जो हमारे 10-12 मुल्क हैं, जो एनर्जी स्केर्स कंट्री है, जिसके पास हमने एक तो अपनी एक्सप्लोर नहीं की अपनी रिसोर्सेज पूरी तरह से, दूसरा हमारे पास अभी है नहीं। तो आपकी बात सही है कि हमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फ्रॉम द डे वन कि हम इस तरफ क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड पे बात करते। अगर आप अगर आप कहें तो मैं आपको एक छोटी सी अपनी पिक्चर भी दे देता हूँ, हमारी एनर्जी जो पाकिस्तान की जो पिक्चर है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप जो कॉस्ट की भी बात की सारी, तो वो कुछ चीज़ें हैं उसमें, अगर जो ब्रीफली अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको आपको बता भी देता हूँ। इस वजह हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें नेचुरल गैस का जो शेयर है वो तकरीबन 33 to 35% है, ऑयल का है 25 to 27%, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 80-85% जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर का जो है 20-27% है। इसके अंदर हमारा जो कोल है वो 12 to 15% है, न्यूक्लियर 8-9% है, और जो रिन्यूएबल जिसकी भी बात पहले भी हुई थी वो 4 to 5% है हमारा। ये हमारा एनर्जी मिक्स चल रहा है, जो कि आपका आपकी इकोनॉमी को देखते हुए आप इसमें अगर देखें तो आप नेचुरल गैस जो है वो मेनली तो डोमेस्टिक उसमें यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तो बहुत मुश्किल से जाती है और बड़ी महंगी बेच रहे हैं। ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपका जो मेजर चंक ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपकी अपनी इन अ वे नहीं है, आप उसको बाहर से ला रहे हो, डिपेंडेंसी है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसी तरह से जो आपकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 45,000 प्लस है, 45,800 समथिंग है। तो वो लेकिन आपकी उसके अंदर से आप उसको सारी जनरेशन कैपेसिटी को जो डिपेंडेबल आपकी आगे भेज सकते हैं, वो आपके पास सिस्टम नहीं है, नेटवर्क पुराना है, तो वो आप ये सारी की सारी इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। इस वक्त आपकी जो थर्मल की जो उसमें शेयर है वो 60% है, जबकि जब ओरिजिनल प्लानिंग बनी थी वन गुड ओल्ड डेज इन वापडा, उन्होंने हमेशा से ये कहा था कि जी आप हाइडल को मेन उस पर लेके जाएं और थर्मल का जो शेयर है वो आपका 15 से 20% या इससे आगे पीछे होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रो जो है वो आपका फ्री एनर्जी सोर्स है। तो उसमें तो वो हमने अनफॉर्चुनेटली आईपीपी, जिस तरह भी आपने बात की कि आईपीपी लगे, हमने वो सारा उल्टा कर दिया। और इसी तरह से जो आपका न्यूक्लियर का है वो 8-9% का शेयर है। रिन्यूएबल जो है वो भी हम 5-6% पे बैठे हुए हैं, वो अब हमने शुरू किया उसको डेवलप करना। हालांकि एक न्यूज़ कल आई है कि मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है जहाँ पे ऑयल पानी से भी सस्ता मिल जाता है, ऐसे ही मुहावरे कहा जाते हैं, वो भी दे आर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, वो सोलर एनर्जी पे मूव कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐलान किया है कल ही कि हम बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि जितना जो मतलब कई गीगावाट्स का कि we want to shift our energy resources to renewable and we want to move to the solar energy, कि हमारे पास इतनी बड़ी लैंड है, इतना बड़ा सहरा है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो why don't we integrate it together। तो इतना देखिए, एक चीज़ है, एक अल्लाह ताला ने आपको एक गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट है सूरज की सूरत में, और अगर आप उसके नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, आज भी जैसे हसनैन मिर्ज़ा साहब की एक एक्सपर्टीज़ हैं, उन्होंने कहा जी कि 4 to 5% हमारे पास शेयर है सिर्फ, जो हम यानी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी वाली साइड से ले रहे हैं। आई शुड से सोलर एनर्जी रादर देन रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल में कुछ और भी फैक्टर्स साथ शामिल हो जाते हैं। हसनैन मिर्ज़ा साहब, मैं अपने नाजरीन के लिए आपके क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे कोल पावर प्रोजेक्ट है ये जो हमारा सिंध वाला, इसमें एक एस्टिमेटेडली 660 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी इन रूटीन यानी कि वो शुरू हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छा डाटा हमारे साथ शेयर किया, कुछ मेरे पास मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, और इसी में ही आगे शायद इस तरह के 6 और स्टेशन और लगेंगे यानी 660 मेगावाट के, जिसका मतलब है टोटली ये कोई तकरीबन 4000 मेगावाट पावर जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ अ सिंध गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और वो प्रोड्यूस की जाएगी थार कोल से। तो 4000 मेगावाट एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, डेफिनेटली उसका पाकिस्तान को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑयल गैस नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक बड़ा नेचुरली एक फ़ायदा होगा।
लेकिन क्वेश्चन मेरा इसके साथ एक और चीज़ मैं नाजरीन से आप शेयर करना चाहता हूँ, और आपसे ये मेरा क्वेश्चन होगा कि आपने बताया हमारे पास 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है। ओके, वेरी गुड। सर्दियों में हमारे पास जो टोटल कंजम्पशन होती है 10,000 12,000 मेगावाट तक जाते हैं। गर्मियों में हमारे पास पीक 28,000, चले 30,000 इस दफ़ा लगा लें। तो ये जो सरप्लस पावर पड़ी है जो गवर्नमेंट ने आईपीपीज या डिफरेंट तरीके से ली है, वाई नॉट कि अगर ये सारी कैपेसिटी मौजूद है तो आप इंडस्ट्री के लिए इस पावर को सब्सिडाइज कर दें, और ताकि आपके मुल्क में इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। तो ये क्या लगता नहीं है आपको ये बड़ा ज़रूरी अमल है? जी, थैंक यू। उसमें दो चीज़ें थी। मैं आपको एक अपने पिछले सवाल का था कि जी हमारी जो प्राइस इंडस्ट्री को महंगी जा रही है, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चैलेंजेस आप कह लें हमारे हैं। उसमें एक तो हम डिपेंडेंस, आपने भी कहा कि हम 30-35% जो है हमारी जो इम्पोर्ट्स के ऊपर है। सर्कुलर डेट्स आपने बताया वो भी हमारे मौजूद हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल है, इनएफिशिएंट एनर्जी प्राइसिंग है, ये सारे हमारे इश्यूज थे। तो जिसकी वजह से इसे आप एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी में लेके आ सकते हैं। वो अब उसको उधर भी आता है, वो ऑब्वियसली उधर भी आता है अफोर्डेबिलिटी में। लेकिन जो अभी आपका अगला सवाल था कि जी कोल में उन्होंने बना ली है, देखिए इशू जो सबसे बड़ा है इस वक्त 40, आपने कहा ना कि हम 28,000 हमें कंज्यूम कर रहे हैं या 18,000 कर रहे हैं, उसका जो चीज़ हम में से कोई बात नहीं करता कि हमारे पास आज भी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर द इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जब आप अपने 60% ऑफ पॉपुलेशन जो आपकी रूरल है या जैसे अभी जहाँ पे आपके दो दिन बिजली नहीं आती, उनको बिजली दे ही नहीं सक रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो इन अ वे कि जी कम है और हमारी एनर्जी सरप्लस हो गई है। अगर आप अपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, ट्रांसमिशन नेटवर्क को प्रॉपर कर लें, अपग्रेड कर लें, आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क एक हद से ज़्यादा उठा ही नहीं सकता, वो 45,000 नहीं उठा सकता। वो नहीं, वो बिल्कुल, और ये हिस्टोरिकली एक दफा कोलैप्स भी किया, एक दो दफ़ा वो कोलैप्स हो गया पूरा मुल्क। तो ये जो इश्यूज है ना, वो ये कहना जिसको एटलीस्ट मैं इस चीज़ को अपोज करता हूँ हमेशा कि जी हमारे पास सरप्लस है, हमें अभी तक क्योंकि हम पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर सके अपने कंज्यूमर को, पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कहना मुश्किल है कि सरप्लस है। अब जो आपने दूसरा सवाल किया कि ये इंडस्ट्री के बारे में, आई एग्री टोटली कि आप एक तरफ कहते हैं एक चीज़ सरप्लस है, सिंपल जो इकोनॉमिक रूल है कि जो सरप्लस होता है तो प्राइस नीचे जानी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक चीज सरप्लस भी पड़ी हो और प्राइस भी ऊपर चढ़ रही हो। साहब उन आईपीपीस को जब ऑडिट के लिए कहा गया कि जी हम आपका फ्रेंसिक ऑडिट करेंगे, तो उनमें से तो जो अक्लमंद थे वो तो वॉलंटरीली जो है ना उससे कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हो गए। तो इसका मतलब ये भी है ना मिर्जा साहब कि वो एक अरसे से पाकिस्तान के साथ एक फ्रॉड हो रहा था, और वो करने वाले लोग कौन है? वो देखिए वो चीजें जो है ना, ये पॉलिटिकल डिस्कशन में हम चले जाते हैं, तो आई विल रादर कीप अवे फ्रॉम दिस। हम अपने हमें पॉलिटिकली नहीं बात करनी है, लेकिन हमें ऑन इकोनॉमिकल फीचर्स ये बात करनी है। मैं उधर ही आने लगा कि हमने जब इनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए एनर्जी के आईपीपीस के साथ, उस वक्त हमने फॉर सर्टन रीजंस, आप कह रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल व्हाटएवर जो थी, हमने वो उसमें ऐसी चीज़ें मान ली जो कि दुनिया में उसी टाइम पे जो आईपीपीस के हुए थे एग्रीमेंट्स, उनमें वो चीज़ें नहीं मानी गई थी। तो आज हम उसका, और उस वक्त भी जो पुराने लोग थे जो वापडा में थे या जो पुराने इंजीनियर थे, बहुत शोर मचा था। अगर आपको याद हो जो पहले आईपीपीस के हुए थे एग्रीमेंट कि ये हम मर जाएंगे, पाकिस्तान का बुरा असर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उस वक्त कोई उनकी जो भी था रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की, उस वक्त उन्होंने ये किए। तो वो आपके पास सही है। लेकिन अभी भी जो आपका सवाल था इंडस्ट्री के रेफरेंस से कि आप चलो आईपीपी वाला जी महंगी बिजली है, आप वो इंडस्ट्री को उसको सस्ता नहीं दे सकते। हाइड्रो तो आपकी अपनी है ना, वो तो सस्ती बिजली है ना, और वो सारी पेड ऑफ है। तो आप वो बिजली इंडस्ट्री को विच इज़ अमाउंटिंग टू समथिंग लाइट, अब मैंने कहा ना कि वो 30% है आपकी 6-7 हज़ार मेगावाट हाइड्रो है, वो अगर आप इतने 3 सेंट पे आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं टू द इंडस्ट्री, ताकि आपकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। मैं आपसे इस क्वेश्चन को दोबारा, मैं क्वेश्चन बता जो है ना वो मिर्जा साहब के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, that Pakistan is producing 6,200 megawatt power under the CPEC on hydro basis.
and that projects have already been completed. It is for 7,200 megawatt. It's all hydro based, which have a very cheaper price, and is that we are getting, or we are transforming that benefit to any side, either on a commercial or a domestic side. This is my question. We will be back after a short break. Welcome back to our program, the Golden Ring on Special TV, and your host Amir Ali and our valuable guest, Sir Hasnain Mirza, and some very valuable suggestions. As before going to the break, I was on a point like, if we are producing 7,200 megawatt power recently, what projects have already been completed? That I must say, even under the CPAC, the people who are always putting up the questions and putting fingers on this project, even they don't know anything about the utility of this project, how this project is going to work in like a backbone of a Pakistan economy. But how? We are still not sure. Our public is still not aware of that. What we need to do, we need to educate them that on the power sector, you got an edge. And on the industrialization, you will get an edge. You have to develop a cluster of uniformity, where there is a place for all our Pakistan entrepreneurs, that they can come up to take a maximum benefit out of that. मैं मिर्जा साहब वक्फे से पहले आपसे ये जो सवाल छोड़ के गया था कि अभी दासू डैम की प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, जो कि एक बड़ी प्रोडक्शन है. इट्स लाइक 4,000, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4,000 प्लस मेगावाट. 7,200 megawatt is already been successfully added. So हम अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी की, या नेशनल ग्रिड की भी बात करते हैं, तो क्या मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान एक दिन इस काबिल भी हो सकता है कि हम अपने उन हमसाया ममालिक को भी बिजली भेज दें, जैसे कि जो मेरे दुश्मन हमसाया मुल्क है, कि जब हमारे पास पावर एक अच्छी प्राइस पे होगी और हम उनको भी बेच सकते हैं. सेकेंडली, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन, आपने जो एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया वो था नेशनल ग्रिड, कि हमारा नेशनल ग्रिड क्या उस पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है. तो व्हाई डोंट हमारी गवर्नमेंट, दे नीड टू बी वाइज मोर, कि वो इसकी कोई रिम्स, इसकी ग्रिड को कोई इम्प्रूव करे. कोई सजेशंस हैं आपकी इस सूरत में? जी, आपका पहला पार्ट जो था आपने किया था, उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि जो सीपैक के चाइनीज़ हाइड्रो लगे हैं वो देर नॉट 7,200 मेगावाट्स. अभी जो कंप्लीट हुआ है वो करोट हुआ है, विच इज़ 720 मेगावाट. तो शायद आप उससे कंफ्यूज कर गए. कोहाला अभी तक शुरू नहीं हुआ, कोहाला 1100 मेगावाट का था. मैं आपको बताया था ना, दासू चल रहा है अभी, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ. फिर आपका भाषा, ये जो हाइड्रो के मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो वो 4,500 मेगावाट वो भी है. तो ये अभी बन रहे हैं जो अभी हाइड्रो के कंप्लीट हो चुके हैं. अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है आपका सुखी किनारी, विच इज़ 800 मेगावाट्स. तो वो भी चाइनीज सीपैक के अंडर हुआ है. तो अच्छा, सुखी किनारे की जो मेरे पास कैलकुलेशन आई है, क्योंकि वो 3-4 स्टेजेस में है, वो 3,000 प्लस मेगावाट है. ये फिगर मुझे चाइना एम्बेसी नहीं, हाँ नहीं वो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उस पर काम भी किया हुआ था. अच्छा, चलें, इसका मतलब फिर देन आई कुड पुट अप दिस क्वेश्चन टू बैक टू दैट साइड के मुझे 7,200 मेगावाट की फिगर दी गई थी. नहीं कोई बात नहीं, इस पर वो गलती भी हो सकती है. उसमें सुखी किनारे की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें असल में देखें दो चीज़ें होती हैं हाइड्रो में. एक होती है कि जी टोटल पॉसिबल कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं. फिर उसको देखा जाता है एट व्हाट कॉस्ट, कि वो वहाँ पे यस यू कैन मेक अ ह्यूज रिजर्वायर और आप पूरी वैली को डुबो दें, ठीक है ना. वो रिजर्वायर बनती है ना, तो उसमें ऑलरेडी आपके उसमें काफ़ी वैली डूबती है. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में यस यू कैन से कि जी मैं यहाँ से 5,000 मेगावाट भी बना सकता हूँ. तो वो जो एक होती है वो एक मैक्सिमम उसकी, देन यू हैव टू सी कि उसकी वाइबिलिटी एट दी फ्रॉम द कॉस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो होती है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जिसको हम बात करते हैं, वो क्या है, क्या उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी इतनी इज इट वायबल विद दैट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और नॉट. तो वो चीज़ें हमें, लेकिन आपकी बात सही है कि हमने एक स्टडी करके दी थी गवर्नमेंट को. हमारा जो टोटल हाइड्रो पोटेंशियल है जो इस वक्त कंट्री में है, जब हमने की थी कोई 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की, तो वो बनता है जी अप्रॉक्सीमेटली 140
प्लस 1000 मेगावाट्स हाइड्रो only। हाइड्रो, ठीक है। जिसमें हमने- रनर रिवर डैम भी विद द और रिजर्वर विद द डैम्स। वो था। उसमें सिर्फ हुआ ये कि हमने सिर्फ 6000 मेगावाट अभी तक जो टैप किया हुआ था वो है, फॉर सर्टन रीजन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। तो उसके अंदर जो हमने फिर अभी रिसेंट उसके बाद एक उनको स्टडी करके ट्रांसमिशन लाइन की, उसको ट्रांसमिट अगर हमने करना तो हमने उसको नॉर्दर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की नाम दिया। वो था कि 27 जो पावर स्टेशन है हाइड्रो के, जिनके एलओआईज इशू हो चुके हैं या जो कंस्ट्रक्शन में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर्स के, ऑन मेनली ऑन कुनहार रिवर, स्वात रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, झेलम रिवर और इंडस रिवर इटसेल्फ। तो वो चित्राल का यू कैन से वो बनता है तकरीबन 47,000 मेगावाट, जो कि अभी बिल्कुल तैयार खड़ा है आपके लिए, जिसको आपको बनाना चाहिए पहले। ठीक है जी। एंड इट्स हाइड्रो में जो आपने बात की ना कि चीप हाइड्रो में सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग हमारे जो आई विल से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ज़रा उसमें प्रॉब्लम आती है। हाइड्रो का जो टाइम है कंस्ट्रक्शन का वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो ज़्यादा टाइम होता है तो उसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। वेयर थर्मल जो है वो 2 साल में आपका तैयार हो जाता है, 3rd ईयर में वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ये 10 साल लग जाते हैं बड़े के लिए, छोटे के लिए 3 से 5 साल लगते हैं इसके अंदर। तो वो एक इशू है, लेकिन वो इशू अब नेशनल लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो वो इशू नहीं है, क्योंकि बाद में तो क्वेश्चन है कि योर फर्स्ट स्टेप टू 1000 माइल्स इज एक्चुअली योर सक्सेस। अगर आपने वो काम, आपको ये समझे, मैं इस चीज को उल्टा लेता हूं, मैं कहता हूं कि वो काम जो आपको 10 साल पहले करना चाहिए था वो आज आप आज भी शुरू कर ले तो चलो 10 साल बाद खत्म तो होगा ना। लेकिन अगर हम उसके शॉर्ट टर्म लाइक फायर फाइटर हम सिर्फ लड़ते रहेंगे। हमें आपकी बात सही है कि ये हम ये करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बात की थी ना पहले कि वापडा की जो ओरिजिनल पॉलिसीज थी जो बनाई थी, उसमें उन्होंने इसीलिए हाइड्रो को ऊपर रखा था और थर्मल को उन्होंने नीचे रखा था। पूरी दुनिया में ऐसा वो ऐसे था कि आपका अपना रिसोर्स है, इसको अब यूज़ करो, बनाते जाओ, डेवलप करो, बीच बीच में प्लग इन करते जाओ थर्मल के, ये आपको गैप्स को थोड़ा जल्दी करना है तो उसको कर दे। सो बहरहाल ये चीज़ें हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेट थी, और ये हमने अपने जो आपने बात की हमारी सिक्योरिटी वाली भी एनर्जी की जब ये बात कर रहे थे, तो उसमें आपके पास इट्स अनफॉर्चुनेट आई विल से कोई एक कंप्रीहेंसिव यूनिफाइड एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान नहीं है। लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड। यस, व्हाट डू वी हैव? वी हैव सेवरल डिफरेंट पॉलिसीज टॉकिंग, और जो कि आप मिला लें अगर तो सेपरेट इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं, एंड यू कैन कॉल देम यस इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। एज सच एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी की। आपके डिफरेंट जो है पॉलिसीज, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं रादर विद दी एनर्जी के उसके अंदर। तो वो जो आपका मसला जब वहाँ पे आता है कि जिसमें आप कहते हैं कि जी आपकी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है वो एक बनी हुई है, अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी एक बनी हुई है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन पॉलिसी बनी हुई है आपकी, और इसी तरह से एक आधी पॉलिसी और है एनर्जी कंजर्वेशन की, एफिशिएंसी एंड उसके ऊपर। तो ये 3-4 डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो आपस में क्या आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं या नहीं, अभी तक नहीं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली ये इंटीग्रेटेड नहीं है। हमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी एक कंप्रीहेंसिव नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है, इनको जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं बिल्कुल, चूंकि मैंने आपसे गुफ्तगू करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो अपने सामने मार्क किए थे, तो मुझे लगता है कि अभी हमें शायद एक और प्रोग्राम इसी पे करना पड़ जाए। लेकिन एक बात जो आप कर रहे थे कि जो हमारा रिम है, जिसे हम कहते हैं हमारा डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम, नेशनल डाटा ट्रांसमिशन एक हमारा इदारा है, अगर मुझे उसका पूरा नाम नहीं आ रहा, शायद आप मुझसे बेहतर बता सकें। क्या हमारा डाटा यानी कि हमारी जो ट्रांसमिशन है, इसकी जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमने आज तक उसकी ट्रांसमिशन लाइंस को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं किया, हमारी मेन लाइंस को हमने अपग्रेड नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप अपनी पावर पूरी इंडक्ट कर भी देते हैं सिस्टम में, तो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें एकदम पूरे मुल्क में अंधेरा भी छा जाता है।
तो क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसीज, कोई ऐसी सजेशंस, कोई ऐसा फॉर्मूला, आखिर वहाँ पे भी तो इस्लामाबाद में हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे बाबू बैठे हैं जिनको पता है कि जी ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाई डोंट दे कम अप विद द प्रपोजल्स। देखिए मेरे इल्म के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें कुछ पाकिस्तान के साथ मदद कर रहा है, कुछ करना भी चाह रहा है, दे वांट टू फाइनेंस अबाउट इट। तो हम लोग क्या पॉलिसीज आगे नहीं बढ़ा रही है, कैसे नहीं चल रहा? जी, आपकी बात सही है कि हमारा जो नेशनल ग्रिड है उसके साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये बहुत पुराना हो गया और इसकी आर्गूमेंटेशन नहीं हुई प्रॉपरली जो होनी चाहिए थी। हम जनरेशन साइड पे तो चल पड़े आगे, ले गए, हमने आईपीपीस को लाइसेंस भी इशू कर दिए, सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमने उसको नेशनल ग्रिड को उसके अकॉर्डिंगली हमने डेवलप मैं नहीं किया। आपकी बात को थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि अगर ये नेशनल ग्रिड को अपग्रेड कर दिया जाए तो जो लाइन लॉसेस हैं, अगर फर्ज करें कितने भी परसेंट है, 18% तक पहुंच गए, 18% तक, बहुत जो कि बहुत हैवी है। हमारे 3-4% होते थे, लेकिन ये अब रिसेंटली बिकॉज के ये हमारा सिस्टम पुराना हो गया, हमारा सिस्टम पुराना है। इसी में आपको शायद ये बता दूं कि पिछले साल या 2 साल हुए IGSEP हमारा बना पहली दफ़ा, जो कि हमें बहुत पहले बना लेना चाहिए था। इंटीग्रेटेड आपकी जो जनरेशन पॉलिसी थी वो बनाई गई कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लेट डाउन की गई। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी वो अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। वो पहले बनी, उनका जी नहीं ये दोबारा नहीं हो गई, फिर दोबारा रिवाइज करो। स्नेहल साहब, ये तो फिर वही बात हो गई कि हमने काम जो 10 साल पहले शुरू करना था, हमने आज 10 साल बाद सोच रहे हैं कि हम शुरू करें, या 20 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। तो 18% सिर्फ लाइन लॉसेस, और ये लाइन लॉसेस जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये अवाम पे ही बातें हैं, ये गवर्नमेंट पे नहीं करती है। और ये अल्टीमेटली इनको लाइन लॉसेस को हमारे बिल में किसी न किसी जगह पे एडजस्ट करके हमारे हवाले कर दिया जाता है। अगर इन लाइन लॉसेस को अगर हम किसी सेक्टर में, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम लोन लेके भी अगर हम एडजस्ट करना चाहें कि ठीक है ये 18% जो लाइन लॉसेस हैं इनको हम 3-4% में कन्वर्ट कर दें, और उसके लिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या किसी और इदारे के साथ बैठ के कोई प्रोग्राम उन्हें बना के देंगे, जी ठीक है ये हमारा तरीकाकार होगा, इतनी देर में इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, ये इन्वेस्टमेंट हम आपको रोल बैक कर देंगे, हम कम से कम 10 साल में इन सारे पैसों से भी जान छुड़ा लेंगे और अपने लाइन लॉसेस से भी बाहर निकल आएंगे। और दूसरे नंबर पे हमारी जो प्रॉब्लम है कि हमारा ग्रिड इतनी पावर को जो है वो यानी ट्रांसमिट नहीं कर सकता, हम उसे भी अपग्रेड कर लेंगे। इज दैट क्लियर सर? मैं आपकी बात काफ़ी हद तक उसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जो आपने लाइन लॉसेस में थेफ्ट भी आ जाती है पार्ट है, उसमें अब होता क्या है, आपने टैरिफ रेस कर दिया, मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरी इनकम थी, मैं फ़र्ज़ करें जी 10 रुपये का यूनिट ख़रीद सकता था, आपने उसको 12 कर दिया, मैंने शोर मचाया, चीखा गया, छापा रो पिट के मैंने कर दिया। आपने जब उसको 20 कर दिया तो सबसे पहला काम क्या हुआ, अब आई एम टॉकिंग ऑन दी जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है, आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग। आपका जो लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं या उसका जो मीटर रीडर्स हैं या जो लाइन स्टाफ है वो मेरे पास आता है, वो ये कहता है सर जी आपका बिल 60,000 रुपये आया, ऐसा करते हैं इसको 30,000 कर लेता हूँ मैं, तो उसमें से 15,000 आप सरकार को जमा करा दें, 15,000 मुझे दे दें। थेफ्ट रेशियो बढ़ गई, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल। तो like you provided the windows for these culprits। आपने टैरिफ बढ़ा के वो जो करप्शन की जो लेवल थी वो मल्टीपल्स में ऊपर ले गए। जो पहले आपको कोई रो पिट के 40-50 हज़ार रुपये दे रहा था बिजली का बिल, अब वो 15,000 दे रहा है। तो आप टैरिफ आप क्या करेंगे सर, जो बाबू बैठे हुए हैं, जो भी आपके बाहर के लोग हैं कि नहीं जी टैरिफ और बढ़ा दो, वो टैरिफ और बढ़ाने से इशू नहीं होता। जो आपने सही बात की, देखिए कुछ चीज़ें आपको नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने होते हैं। यस, वो शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी उसकी कि उनकी आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर आप बैठ के प्राइवेट सेक्टर को, जैसे आपने कहा, स्टेक होल्डर्स को बीच में इन्वॉल्व करें, उनसे बैठ के एक बनाएं कि यार क्या करना है। दुनिया में आपको पता है, आप भी बाहर रहे हैं, सारा कुछ है कि जो सबसे सस्ती बिजली होती है वो इंडस्ट्री को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कमर्शियल जो इस टाइप के होते हैं, और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है उसको तो सबसे सस्ती दी बहुत ज़्यादा, बहुत सब्सिडाइज यानी, और अकॉर्डिंगली हम। और मैं ये मिर्जा साहब आपकी बात को प्लीज ये मुझे 1 मिनट दीजिए कि ये देखा जाता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो उसकी बिजली को बाज़-औक़ात 0 टैरिफ के करीब सब्सिडाइज किया जाता है ताकि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। आप रेवेन्यू या डॉलर देखिए, इसमें मैं बात करता हूँ कि चलें आप सब्सिडाइज ना करें, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को ऊपर ले सकते हैं। आप एक काम तो कर सकते हैं ना, इंडस्ट्री को जो आपने उसके ऊपर फैक्टर, आपके जो बिल है उसमें तकरीबन कोई 40 to 50%
डिफरेंट अदर देन हाँ, एनर्जी उन्हें चार्जेस, थोड़ा डिस्काउंट दे दें, तो उन्हें वो subsidize आप कर अगर दें। वो चीज़ें उनसे कहें कि जी ये चीज़ें हम आपको ख़त्म कर देते हैं, जो आपने चार्जेस सरचार्ज तो फलाना चाहिए, इसी तरह से जो आपने उनके ऊपर डाला हुआ है कि ये कैपेसिटी चार्ज भी आप भी पे करें, या इनएफिशिएंसी चार्ज भी आप पे करें, जो आपने टैरिफ में डाल दिया ना आपने, वो आप माइनस कर दें, आप कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, उनसे माइनस कर दें। आप कमर्शियल साइड पे जहाँ ये यूज़ होती है, जो दुनिया में मॉडल है कि कमर्शियल की हाईएस्ट होती है, क्योंकि उनके रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनको जब उधर आप लोड करेंगे, इसी तरह से कुछ आप लोड करेंगे ऑन टू द जनरल पब्लिक तरीके से, यानी कि आप उनको भी बेचारे को उड़ा दें, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए मामला, तो फिर आपकी इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो ऊपर चलेगी। इसी बात नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप उससे थोड़ी सी हाई जो है वो आपकी लोकल इंडस्ट्री को देना शुरू कर दें। वो जब ये दोनों इंडस्ट्री उठेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपका जो आदमी है उसकी जो क्या कह लें, हिज कैपेसिटी टू पे will increase because now he is earning more. He is working in so the whole cycle will start. So then he can pay more tariff also. If I start earning more, so I can pay more tariff. So these are the things जो आपने कहा कि ये policies हैं जो कि we have to you rightly use the word कि fire fighting हम कर रहे हैं. Unfortunately we have been doing this for a long time. We are not sitting for a long term policy. पॉलिसी जो है वो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बनती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। यू जस्ट कांट मेक देम समवेयर अप देयर आउट इन द मतलब आप एक ऐसे एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के, और जहाँ पे आपको यही ना पता हो कि हमारे इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स कौन है, हमारे कमर्शियल स्टेक होल्डर्स कौन है, यू ब्रिंग देम ऑन। मैं तो समझता हूँ कि उनको बोर्ड पे भी होना चाहिए ऐसी अगर ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंदर हो। आपने बात की बीच में एक और, जो एनर्जी सिक्योरिटी की, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी के जो 3 मेजर पिलर्स होते हैं ना, उसमें होता है रिलायबिलिटी, विच मीन्स के अवेलेबिलिटी जो है उसकी रिलायबल हो, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, मैं उसी से इसको लिंक कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जब अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं या कहीं पे भी, वो इतना हाई टैरिफ है कि उससे वो अफोर्ड नहीं होता। ठीक है, रिलायबिलिटी की आप बात कर लें कि इतना आपके 4 से 6 घंटे आपकी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका नेटवर्क जो है वो इस काबिल नहीं है। और उसके बाद जो है आप सस्टेनेबिलिटी की, वो तो है ही नहीं। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल इंडेक्स है एनर्जी सिक्योरिटी के, अगर आप उसके हिसाब से पाकिस्तान को देखें तो वी आर दी वीकेस्ट, वी आर समवेयर इन द लोएस्ट एरिया, समवेयर वी आर नोवेयर, ऑलमोस्ट आप समझिए। तो हमारे यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी नाम की चीज़ इस वक्त नहीं है, बिकॉज ऑफ आवर मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस एंड पॉलिसी। अब आप बात कर रहे थे ना जो कि आप बाहर से ख़रीद सकते हैं, देखिए ये सब चीज़ें ये देख के कि मेरे घर में क्या हो रहा है, फिर मैं साथ वाले से बात करता हूँ ना, बाहर जाता हूँ। तो आपने जो रीजनल एनर्जी गेट की पहले बात की कि मैंने भी कहा कि हम लोग बनाते हैं, हम उनके से लेने को तैयार हैं। हम ईरान से आपने बात की शुरू में अपने उसमें एटोमिक के ग्वादर के पास जा रही है, 100 मेगावाट हम ले रहे थे उसमें। द थिंग इज़ कि हम बीच में रोक देते हैं, वो क्या होता है कि ये हमारा वो नेटवर्क ख़राब हो जाता है, कभी सब स्टेशन नहीं होता, तो वो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, वही प्रॉब्लम्स है। हमें अगर हमने ख़रीद भी लिया तो हम आगे लेके कैसे जाएंगे? हाँ, वो फिर वो तो इलेक्ट्रिसिटी है। आप अब ऑयल एंड गैस पे भी आ जाए, आपके पास अपना पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है, आप तक उसने गैस ने ऑयल ने पहुंचना है ना, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम अजरबैजान, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जहाँ से भी लेते हैं। तो वो जब आपके पाइपलाइन जो है वो अगर आपने डेवलप नहीं की तो फिर वो हम 10 साल फिर लेट है। तो क्वेश्चन जो है ना वो एक ही जगह पे आ जाता है उसमें कि हम 10 साल फिर लेटर। मिर्जा साहब, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। द वे द इजराइल इज लाइक वो एक तरह से जो दहशत फैला रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म दैट दे आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट द मिडल ईस्ट। दे हैव अटैक्ड द ईरान, दे हैव अटैक्ड द लेबनान, Damascus, they have attacked on Yemen, and now recently they have attacked on Qatar, a country like Qatar, who is like a mediator in many areas from last a decade or more. They had played a greater role like a mediator, but they got attacked, and they got attacked in the way कि वो उससे चले, वो तो है, लेकिन इससे एक आपको लगता है कोई एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं या कुछ? जैसे हम एलएनजी के बहुत बड़े बायर हैं कतर से, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट का ये एक रीजन है, गल्फ का रीजन है, फिर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज
जहाँ से ये सारा ट्रांसपोर्ट होना है, और इसके साथ कोई ग्लोबल कोई इम्पैक्ट आ सकते हैं ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड रीजनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी? यू आर राइट, इसमें जो इशू है हम उसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं. पीपल मे लाइक टू डिसएग्री, बट दिस इज़ आवर ओपिनियन इन थिंक टैंक एंड वी आर कंसिडर्ड ओपिनियन ऑन बेस्ड ऑन रियलिटीज़. वहाँ पे दो चीज़ें आप देखिए जी. इस इज़राइल ईरान वॉर ने जो चीज़ क्लियरली पहले भी नज़र आती थी, लेकिन अब उसको क्लियरली जो थोड़ी बहुत डस्ट थी वो भी साफ़ कर दी. आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की कि अगर किसी टाइम पे बंद होती है तो आपकी जो सारी एनर्जी सप्लाई है जो हमारी आती है, वो जिस तरह हमने अपने ट्रेड में किया, हमने वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, यूएई एंड सऊदी अरेबिया एंड देन फॉर गैस कतर यू कैन से, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी. वो डिस्टर्ब होगी आपके पास, सिंस यू डोंट हैव एनर्जी पॉलिसी, यू डो नॉट हैव अ प्रॉपर एनर्जी रिजर्व स्टोरेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास दोनों नहीं है. एक एनर्जी स्टोरेज नहीं है, रिसोर्स के आपकी जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्टोरेज होनी चाहिए थी फॉसिल फ्यूल की, वो भी नहीं है. आपके जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी अपने डेवलप नहीं कर रहे, तो यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम. जो बात है, दूसरी बात जो उसमें आ रही है, इनमें से बहुत से कंट्री इंक्लूडिंग यूएई एंड इवन कतर आई थिंक, और वो नॉट सऊदी अरेबिया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया है विद इज़राइल. वी ऑल नो कि इज़राइल की पोजीशन वर्सेस पाकिस्तान क्या है. उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को पॉजिटिवली नहीं लिया. जैसे तो कल को जब कोई ऐसी चीज़ होती है, जब आपने कहा कि जी वो इज़राइल अटैक कर रहा है, इधर उधर जा रहा है सारा कुछ, और कल को ये चीज़ें बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ता है इन अरब कंट्रीज़ के ऊपर. सर अब चूंकि मुझे एक टाइम की शॉर्टेज है, आप जरा इसे जल्दी से कंक्लूड कीजिए. तो वो जो बढ़ता है, तो अब्राहम अकॉर्ड विल बी अ थिंग जो कि हमें तंग करेगा, वो हमारी एनर्जी सप्लाईज रिसोर्सेज की वो स्लो या डाई डाउन कर सकते हैं. सो वी हैव टू गो फॉर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज, एंड द ओनली प्लेस आपके पास सिक्योर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज इज योर रीजन, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया. Yes, especially we have to look on our northwestern side. I have to conclude this program. It was a very valuable program, and our guest was very well informed. बहुत सारे नॉलेज की बातें की हैं, बहुत सारी इल्मी गुफ्तगू हुई है. आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे प्रोग्राम गोल्डन रिंग को, और ऑन स्पेशल टीवी योर होस्ट आमिर अली, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.